नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान की। दरअसल कोरोना टीकाकरण के लिहाज से 17 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पड़ोसी देश चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल शुक्रवार को देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर खुशी जताई है। बता दें कि इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चीन के नाम था। चीन में एक दिन में 2.47 करोड़ डोज वैक्सीन के दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारत ने इतिहास रच दिया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर देश और दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। ये दिन स्वास्थ्य कर्मियों के नाम रहा। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हर भारतीय रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर गौरवान्वित होगा। उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए डॉक्टरों, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन के सभी कर्मियों की तारीफ की। बता दें कि वैक्सीनेशन में कर्नाटक सबसे आगे रहा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 26.9 लाख खुराक दी गई। वहीं बिहार में 26.6 लाख से ज्यादा, यूपी में 24.8 लाख, मध्य प्रदेश में 23.7 लाख और गुजरात में 20.4 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। चौथी बार एक दिन में देश में 1 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। इससे पहले 6 सितंबर, 31 अगस्त और 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई थी। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। वहीं भारत बायोटेक का कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये इंतजार और लंबा होने वाला है। दरअसल भारत बायोटेक वैक्सीन के लिए WHO से मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बार फिर WHO ने कोवैक्सीन के लिए मंजूरी देने में देरी कर दी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 5 अक्टूबर तक WHO इस पर फैसला ले लेगा। दरअसल 5 अक्टूबर को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO की मंजूरी के सिलसिले में स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में 1, 2 और 3 परीक्षणों के डेटा पर चर्चा की जाएगी और इसके क्लिनिकल डेटा के आधार पर EUA के सिफारिश करेगा। सेशन में वैक्सीन की सेफ्टी, प्रतिरक्षण क्षमता, एफिशिएंसी समेत कई पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और उम्मीद यह जताई जा रही है कि 5 अक्टूबर को कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयान विपक्षी खेमे से आ रहे हैं, उसके बाद विपक्षी एकजुटता की हवा निकलती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनकर उभरी हैं। टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी का वैकल्पिक चेहरा बनने में राहुल गांधी फेल रहे हैं, इसलिए ममता को ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी के दावे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है और कहा है कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा कि पीएम मोदी का वैकल्पिक चेहरा कौन बनेगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के बंगाली मुखपत्र जागो बांग्ला के शीर्षक के साथ एक कवर स्टोरी चलाने के बाद विवाद शुरू हुआ है। टीएमसी के लोकसभा पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी विफल रहे, ममता वैकल्पिक चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि देश एक वैकल्पिक चेहरे की तलाश कर रहा है। बंदोपाध्याय ने कहा कि वे राहुल गांधी को लंबे वक्त से जानते हैं, लेकिन उन्हें यह कहना होगा कि राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में विफल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में उभरने में सफल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के बगैर गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा देश ममता को चाहता है, इसलिए हम ममता का चेहरा रखेंगे और प्रचार अभियान चलाएंगे। तो जिस तरह से यह बयान सामने आया है, उसके बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष के बाकी दल हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। अब बात अमेरिका की कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका ने अपनी गलती कबूल कर ली है। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकियों को मारने के लिए
अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 10 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। अब अमेरिका ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कबूल किया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 29 अगस्त को किए गए एक ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वे ISIS के से जुड़े हुए थे या अमेरिकी सेना के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसके लिए माफी मांगी और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पेंटागन ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 8 घंटे तक उस व्यक्ति की कार को ट्रैक किया था क्योंकि इसे आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े एक परिसर में देखा गया था। जांच में पाया गया कि कार की गतिविधि काबुल हवाई अड्डे पर हमले के लिए आतंकवादी समूह की योजनाओं के बारे में खुफिया एजेंसियों को मिली सूचनाओं से काफी हद तक मेल खाती है। इसी दौरान एक निगरानी ड्रोन ने कुछ लोगों को कार के ट्रंक में विस्फोटक लोड करते हुए देखा, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो वो पानी के कंटेनर निकले। तो अमेरिका ने अपनी गलती कबूल कर ली है और अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी भी मांगी है। बुलेटिन के आखिर में बात IPL की कर लेते हैं। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 14वें चरण के दूसरे फेज की शुरुआत रविवार से हो रही है, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। IPL के इस सीजन के पहले चरण के दौरान कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले थे। अब फैंस को दूसरे सीजन में भी रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। बता दें कि दूसरे फेज के सभी मैच UAE में खेले जाएंगे और फैंस को भी कुछ शर्तों के साथ स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत मिलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण IPL को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब रविवार से IPL के 14वें सीजन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।